हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो 27 जनवरी को हुआ था। और टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला। बेसिकली इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे बच्चों। पेपर बहुत शानदार बनाया था। तो चलते हैं बच्चों, वन बाय वन अपन ये सभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं देखा होगा तुम लोगों ने भी पेपर, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी उनका पेपर अच्छा गया होगा। और जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाए, तो बच्चे वो भी इन सबको अच्छे से देखें। तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। अपन वन बाय वन पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों पेपर की तरफ। तुम भी अपना पेपर ले लो, पेन ले लो, देखो एक एक वन बाय वन क्वेश्चन की क्या क्या कंसेप्ट लगे हुए थे। मोस्टली सभी ये पेपर है बच्चों अपनी वर्कबुक के आसपास से ही बनाया गया है। इस बार थोड़ा सा पेपर अच्छा लगा। तो चलते हैं बच्चे पेपर डिस्कस करते हैं। अपना विद्या मंदिर वाले पेपर में किस तरह से सोल्व किया जाए। ठीक है, 27 जनवरी वाले पेपर में मैंने टॉपिक लिख दिए हैं। कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला। है ना, राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, देख के तुम्हें लग ही रहा होगा ऊपर। है ना, इतनी बेकार राइटिंग कम ही लोगों की आ पाती है ना। इसके लिए अच्छी सी डिग्री करनी पड़ती है इतनी खराब राइटिंग के लिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपने पास दो पॉइंट है, ए और बी, और एक लाइन है। P1 एंड P2 लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी टू द लाइन। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा कि लाइन और पॉइंट के बीच की क्या डिस्टेंस होती है। तो लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय रूट a² + b²। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक पॉइंट और लाइन के बीच का। तो आइए बच्चों सबसे पहले P1 वाली लाइन पता कर लेते हैं। P1 वाली लाइन मतलब P1 डिस्टेंस कितनी होगी? 3,4 की इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो कितनी आएगी? 3a + 4b + c डिवाइडेड बाय रूट a² + b²। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और सिमिलरली बच्चों हम इसी तरह से कौन सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं? P2 डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो P2 डिस्टेंस के लिए इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 4a + 3b + c डिवाइडेड बाय रूट a² + b²। अब बेसिकली हमसे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 2p1 + 3p2 = 10 होने वाला है। तो यहाँ पर तुम क्या करो बच्चों, डिस्टेंस ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। P1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, P2 को 3 से कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6a + 8b + 2c का मोड। ये 2p1 आ गया, नीचे रूट a² + b² आ जाएगा। और 3p2 में कितना आने वाला है बच्चों? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12a + 9b + 3c डिवाइडेड बाई रूट a² + b² = 10। अब बच्चों यहाँ पर दो सिचुएशन बन चुकी है, अभी देखेंगे। इन्होंने आगे क्या बोला है कि लाइन, ये जो लाइन है इसको टच करती है। ठीक है, बस यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब ये लाइन इसको टच करने का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल को टच करती है, और उस सर्कल की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो एक लाइन अगर सर्कल को टच करे बच्चों, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि एक लाइन अगर सर्कल को टच करती है तो इसका जो सेंटर होगा x1, y1, उससे इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी, इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो रही होगी? रेडियस के इक्वल। क्योंकि ये इसके टेंजेंट है। मतलब जो रेडियस हो रही होगी बेसिकली वो हो रही होगी ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई रूट a² + b²। ये समझ में आ रहा है बच्चों तुम्हें? ये लाइन इसको टच करती है तो कोई ना कोई सेंटर हो रहा होगा x1 y1, जिसकी इससे डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होने वाली है। तो बच्चों इस चीज को और इस चीज को तुम्हें आपस में इस तरह से सोल्व करना है, जिससे ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करना है मैं तुम्हें समझाता हूँ वन बाय वन करके। देखो बच्चों, एक बार जब मोड होता है तो प्लस में ओपन होगा या माइनस में ओपन होगा। तो एक बार हम प्लस में ओपन कर लेते हैं। प्लस में ओपन करने पर नीचे वाला तो आ ही जाएगा एलसीएम, रूट a² + b²। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस में आएगा तो कितना आ जाएगा? 18a + 17b + 5c का मोड = 10। अब देखो बच्चों, ये वाला कंसेप्ट यहाँ लग रहा है और ये वाला कंसेप्ट, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करें? यहाँ c आ रहा है, यहाँ 5c आ रहा है, तो इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा अपने पास 18/5a + 17/5b
प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर भी 5 से डिवाइड कर देते, इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं 2। अब तुम इन दोनों का कंपैरिजन करके बताओ, यहाँ जो x1 y1 था वो इसका सेंटर था सर्कल का, ठीक है, और r क्या है, रेडियस। तो c से इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है रेडियस तो 2 के इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तब। और ax1 यहाँ आ रहा है 18/5a, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 18/5। और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/5। और रेडियस कितना आ जाएगा, 2। तो सेंटर आ गया और रेडियस आ गया। अब सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, कौन से वाले फॉर्मूले से, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं बच्चों यहाँ पर जो मोड था ये प्लस में ही ओपन होता, हो सकता था किस में ओपन हो रहा हो, माइनस में भी ओपन हो रहा हो। माइनस में ओपन हो रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 है, 6 में से माइनस कर रहे हैं, माइनस का b और माइनस का c, मोड से माइनस निकालेंगे तो सब प्लस प्लस हो जाएगा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। अब माइनस इस वाले को अब इस वाले से कंपैरिजन करेंगे तो तुम यहाँ पर सिंगल सी आ रहा है, यहाँ पर भी सिंगल सी आ रहा है, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो इन तीनों से मिलकर भी बच्चों एक सर्कल बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो एक सर्कल ये हो सकता है, एक सर्कल इससे हो सकता है, जो भी ऑप्शन में हो उसी से तुम टिक लगाकर पूछ लो कि कौन से वाला सर्कल तुम पूछना चाहते हो। ठीक है, तो इसके दो आंसर होंगे, जो भी ऑप्शन में मैच करे उस पर टिक लगा दो। समझ में आया बच्चों? हल्का हल्का सा, बस यही एक क्वेश्चन है जो मुश्किल है, बाकी तो सारे क्वेश्चन आसान आसान लगेंगे। धीरे धीरे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, मोड c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइनें हैं वो पेयर में गिवन है, हमें अलग अलग लाइनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, पेयर का नहीं पता। तो बच्चों जब भी दो लाइनें पेयर ऑफ लाइंस होती है तो मैंने तुम्हें बताया था कि आगे वाला जो तीन टर्म होती है ये हमेशा किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑलवेज होगा अगर लाइनें पैरेलल है तो आगे वाला तो बन गया बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -8a x प्लस वाई -9a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर तुमने 8th क्लास में आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा टाइप से कुछ पढ़ा हो तो तुम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, या फिर x प्लस वाई को कुछ t वगैरह लेट करके भी तुम इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा बच्चों, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर -9a x प्लस वाई और -1a x प्लस वाई, या फिर a x प्लस वाई -9a इक्वल टू 0। अब इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लो पहले दो टर्म में से, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई -9a, इसमें से केवल -a कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा अंदर x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस, तो इसमें से +a कॉमन ले लेंगे, है ना, तो माइनस का 9a आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वाई -9a और x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, दो लाइनों की इक्वेशन निकाल दी, x प्लस वाई -9a और x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और डिस्टेंस कितनी गिवन है, 25√2। c1 c2 कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस माइनस प्लस √2 आ जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10a का मोड। अब इन्होंने बोल रखा है कि बच्चों a की वैल्यू क्या होगी, तो 10 से तो कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो 5 इज इक्वल टू मोड ए अभी भी बचेगा। मोड पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर आएगा +-5। और बेसिकली अगर ये जेई मेन का क्वेश्चन होता तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए पूछते, तो दो वैल्यू आती है, एक 5 और एक -5, और उन दोनों का सम 0 आ जाता। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चों, बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए थी। तो जिनको इन्होंने पढ़ रखा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द स्ट्रेट लाइन
जिसमें ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट है। लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी और क्यू। एक लाइन है बच्चों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलती है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक लाइन है पी और क्यू जो इसको मीट करती है, ठीक है। और ओ ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ओपीक्यू 1/2 है ना। तो पी पॉइंट कैसे निकालें बच्चों, इसमें y को 0 कर दो तो पी पॉइंट आ जाएगा c/a, 0। और क्यू पॉइंट कैसे निकालें, x को 0 कर देते हैं तो 0, c/b आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ c/a हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ c/b हो जाएगी। तो ओपीक्यू का एरिया कितना हो रहा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इस पर मोड लगा दो क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ए बी सी का कुछ पता नहीं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इक्वल टू 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, तो c² इज इक्वल टू ए बी आ गया बेसिकली। अब ये बोल रहे हैं कि एबीसी में जो रिलेशन है और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एबीसी एपी है, जीपी एचपी है, तो इनको देख के तुम्हें लग जाएगा कि ये एबीसी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सी बी। ए सी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जीपी को। एबीसी नहीं कर रहा, ए सी बी, क्योंकि बीच वाली टर्म का स्क्वायर हो रहा है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बी सी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रही है वाली बातें, ये जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब सेकंड फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए, तुम्हारे लिए ऑप्शन भी जरूरी थे इसलिए कट पेस्ट कर दिया है ना। चलो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों, किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। एक सर्कल है और एक लाइन है। लाइन सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू के मिड पॉइंट का लोकस सी है। मतलब एक सर्कल है बच्चों और इसको जो एक लाइन है वो पी और क्यू पर कट करती है। अब पी और क्यू का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस सी, h, k। अब इसका हमारे पास सेंटर पता है सर्किल का, वो कितना है 0, 0। ऐसे बना सकते हैं, रेडियस 1 है। और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 2m। अब बच्चों इसमें जब भी लोकस और मिड पॉइंट आए तो मैंने तुम्हें ये चीज सिखा रखी है कि जब भी मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना हो, ठीक है, तो बेसिकली लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो क्या हम इस कोड की इक्वेशन पता कर सकते हैं अगर हमें मिड पॉइंट पता हो। अगर मिड पॉइंट पता है तो कोड की इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू S1। इसमें टी इज इक्वल टू S1 लगाओ। मेरे को मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए, मतलब h, k में एक रिलेशन चाहिए। तो h, k में रिलेशन कैसे निकालें, तो हमें कोड की इक्वेशन तो गिवन है पी क्यू, और एक हम मिड पॉइंट का यूज करके टी इज इक्वल टू S1 लगाकर फिर इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन और जो गिवन ये लाइन है दोनों सेम लाइनें होगी, तो इनका कंपैरिजन करेंगे ना तो वहां से लोकस निकल जाएगा, एच और क्यू में इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं टी इज इक्वल टू S1 क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार और इस लाइन की इक्वेशन आ जाए। तो तुम्हें पता है बच्चों टी इक्वल टू जीरो कैसे, टी इज इक्वल टू जीरो कैसे निकालते हैं, x² की जगह x1 लिख देते हैं, y² की जगह y1 लिख देते हैं, कांस्टेंट को ऐसा कैसा लिख देते हैं। x1 y1 की जगह पर क्या पुट करना है, h, k। तो hx प्लस ky-1 इक्वल टू 0। S1 इक्वल टू 0 कैसे निकालते हैं बच्चों, इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। तो h² पॉइंट कौन सा है, h, k। अब इस लाइन को आपस में इक्वल कर दो ना, t इज इक्वल टू S1। तो hx प्लस ky-1 इक्वल टू h² प्लस k² -1। -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो hx प्लस ky-h² इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये आ गई कोड की इक्वेशन, और हमारे अकॉर्डिंग कोड की इक्वेशन ये गिवन है, mx -y प्लस 2m इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों को आपस में कंपेयर करके तुम्हें h और k में रिलेशन निकाल दो। तो यहाँ से आ रहा होगा h/m, यहाँ से आ रहा है k/-1, और यहाँ से आ रहा है -h² डिवाइडेड बाई 2m। अब बच्चों इसमें h और k में रिलेशन निकालना तो आसान है, बस m को एलिमिनेट करना है। तो m कैसे एलिमिनेट होगा, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देते हैं ताकि इससे कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड से। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन बच रही होगी 2h, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल किया, -h² -k²। तो
एच और के में एक इक्वेशन आ गई, तो अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ और एच और के की जगह पर एक्स और वाई पुट कर दो। अब बच्चों ये आंसर आ गया अपने पास। अभी आंसर तुम इनमें से ओपन करके देख लो किस में मैच करेगा, तो फर्स्ट वाले में मैच कर जाएगा, या तुम इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोर तो नहीं हो गए तुम लोग, है ना? चलो अब धीरे 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 ठीक लगने लगेगा। अपना डेटा आज का 50% हो चुका है। इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस स्लोप एम और एम स्क्वायर। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसके स्लोप है एम और एम स्क्वायर। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू का सम करना है, एक ही सभी वैल्यू निकालनी फिर उसका सम करना है। तो बच्चों एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें अगर स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप हमेशा आगे की 3 टर्म ही से ही स्लोप निकल जाता है। इन पीछे की 3 टर्म की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अगर स्लोप स्लोप के बारे में बात करें, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा या डेरिवेशन करवाया होगा तो वहां पर कुछ इस तरह का बताया होगा कि एक, फिर से थोड़ा बता देता हूँ कि इस तरह की अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो मैंने इसको तुमसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया था। एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो बी वाई बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2h y अपॉन एक्स बन जाता था और a आ जाता था, और इस y बाई एक्स को मैं m की फॉर्म में लिख लेता था, 2h m प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ से m1 प्लस m2 जो दो लाइनों के m और दो m की दो वैल्यू निकलेगी, और जो दो वैल्यू निकलेगी वो बेसिकली इन दोनों लाइनों के स्लोप हो रहे होंगे। तो यहाँ से m1 प्लस m2 और m1 m2 हम लोगों ने निकाले थे। तो स्लोप बच्चे क्या होता है ना, आगे की 3 लाइनों से ही निकल जाता है, तो सॉरी आगे की 3 टर्म से निकल जाता है। तो 3 टर्म से अपन स्लोप निकाल लेंगे, एक को हम m बोल देंगे, दूसरे को m स्क्वायर बोल देंगे। तो आइए बच्चों आगे की 3 टर्म से स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो आगे की 3 टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6y अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y बाई एक्स को मैं यहाँ पर कैपिटल M ले रहा हूँ ताकि स्मॉल m ऑलरेडी गिवन था। तो कैपिटल M स्क्वायर माइनस 6 कैपिटल M प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ से m की जो दो वैल्यू आएगी वो m1 और m2 इसके दो वैल्यू हो रही होगी, और वो जो दो वैल्यू आएगी बेसिकली इन दोनों लाइनों के स्लोप आ रहे होंगे। तो एक का स्लोप तो उन्होंने स्मॉल m दिया हुआ है और दूसरे का स्लोप उन्होंने क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m प्लस एम स्क्वायर, मतलब m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो रहा होगा, माइनस बी बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी बाई ए का मतलब है 6 हो रहा होगा। और इनका प्रोडक्ट m इंटू एम स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना हो रहा होगा, c बाई ए मतलब a हो रहा होगा। तो बेसिकली तुम्हें जो a की वैल्यू आ रही है वो m क्यूब आ रही है, बस तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन से तुम्हें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, m की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ना बच्चों तो -3 और 2 वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू एक बार -3 पुट करेंगे तो -27, और एक बार 2 पुट करेंगे तो 8। अब इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम आ रहा होगा -90। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें बेसिकली चीजों को पकड़ना पड़ेगा, जब टीचर पढ़ाते हैं तो वहां पर कुछ चीजें अपने हाथों से नोट कर लिया करो कि अच्छा स्लोप के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी बातें सुनते सुनते लिखा करो, थोड़ा सा ना अलर्ट रहो बच्चों। अगर तुम्हारा एक बार सिलेक्शन हो गया तो सब सारे काम अच्छे अच्छे होंगे, है ना? शादी अच्छी जगह होगी, अच्छा सब कुछ होगा, जो भी तुम सपने देखते हो वो सारी चीजें होने वाली तुम्हारे साथ। और नहीं हो करोगे तो फिर बस मिल जाएगा जो मिलना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 6 और 7 क्वेश्चन उठाते हैं। 6 क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं ना। देखो बच्चों, ए लाइट है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से रिफ्लेक्टेड होती है। इफ द रिफ्लेक्टेड रे टच द सर्कल, इस सर्कल से टच करती है, और पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट -2, -4 है। अब तुम इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ ना बनाओ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, फिर भी मैं बनवा देता हूँ। कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है बच्चों जिसकी रेडियस कितनी हो गई, 2 हो गई।
इसकी रेडियस 2 हो गई, तो यहाँ पर 2,0 आ रहा होगा, यहाँ पर -2,0 आ रहा होगा। अब -2,0 आ रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे लाइन है x = -2, तो x = -2 वाली लाइन कौन सी होगी? यहाँ पर ही आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर -2 वाला पॉइंट है। तो बेसिकली ये जो लाइन आ रही होगी, है ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ड्राइंग तो तुम लोगों को पता ही है मेरी, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। x = -2 वाली लाइन होगी। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि इससे -2, -4 से एक रे रिफ्लेक्ट होकर इसको टच कर दी, तो -2, -4 नीचे हो रहा होगा, -2 तो इसी पर आ रहा होगा, -2, -4 यहाँ पर आ रहा होगा। तो यहाँ से तुम्हें एक लाइन बनानी है जो इसको टच करती जा रही होगी। ये टच करके निकल गई, ये हो गई बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब हमसे पूछा है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे जो हो रही होगी वो कौन सी लाइन आ रही होगी? इस तरह से जो लाइन आ रही होगी वो क्या हो रही होगी? इंसिडेंट रे हो रही होगी। ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये तो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। अब इसका एक नॉर्मल बनाया जा सके तो नॉर्मल कहाँ बन रहा होगा? ये वाला नॉर्मल हो रहा होगा, है ना। ऐसा पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि एक लाइन इधर आती है, एक इधर चली जाती है, और ये नॉर्मल होता है और ये मिरर हो जाता है ना, इस तरह का पढ़ा हुआ। चलो देखते हैं भी क्या क्या काम आता है। तो बहुत आसान है बच्चों, इंसिडेंट रे में तुम्हें एक पॉइंट तो मिल चुका है, बस तुम्हें एक और पॉइंट पता करना है, उसे तुम्हारा सारे ही बिगड़े काम बन जाएंगे। तो एक पॉइंट और कैसे पता करें? और ना हमें ये लाइन पता है, पहले तो हम क्या करते थे, ये लाइन निकालते थे, इस पे एक पॉइंट लेते थे और उसकी इमेज बना लिया करते थे। ठीक है। तो अब हम इस चीज को कैसे पता करें, इसकी हम किस तरह से चीजों को पता करें? तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे निकालना अपने लिए आसान काम है। आसान काम क्यों है? क्योंकि देखो, इस रे में हमें एक पॉइंट पता है, बस स्लोप नहीं पता, है ना। तो स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्लोप कैसे निकालें? तो स्लोप निकालने के लिए क्या करो बच्चों, वाई एक लाइन की इक्वेशन बनाओ रिफ्लेक्टेड रे। क्या फॉर्मूला होता है? y - y1 m x - x1। तो पॉइंट कौन सा पुट कर देंगे? -4 और m x + 2। इसको थोड़ा सा अगर अच्छा सा लिखें तो mx - y +2m - 4, ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन इसके टेंजेंट बोल रखी है, तो तुम अगर इस सेंटर से 0,0 से इस पर रेडिय डिस्टेंस डालोगे, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओगे, या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे वो रेडियस के इक्वल होगा, तो तुम इस लाइन पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस डाल दो, उसको रेडियस के इक्वल कर दो। तो 0,0 से डालोगे तो पहला 0, दूसरा 0, 2m - 4 डिवाइडेड बाय √m² + 1, और जो रेडियस तुम लोगों ने लिखी हुई है वो कितनी गिवन है? 2, तो उसको 2 के इक्वल कर दो। अब यहाँ से m - 2 आ जाएगा ऊपर, 2 कॉमन लेकर 2 से काट दो, और इधर आ जाएगा √m² + 1। समझ में आ रहा है ना? 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो m² + 4 - 4 m = m² + 1। m² से m² कैंसिल हो गया। m की जो वैल्यू आ रही है बच्चों 3/4 आ रही। अब m की वैल्यू 3/4 आ गई, है ना, तो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन आते तुम उसमें एक पॉइंट लेट कर लो और उसकी इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लो। ये कौन सी लाइन होगी बच्चों? ये -4 आ रहा है y, तो ये y = -4 वाली लाइन हो रही होगी। ठीक है ना, ऐसी लाइन हो रही होगी। तो इसके अबाउट तुम्हें मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक्स वाई को 0 करके एक्स वाला पॉइंट निकालो आराम से, इसकी मिरर इमेज निकाल लो, इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। लेकिन एक काम और कर सकते हो बच्चों, वो कौन सा काम है कि मान लो ये वाला जो एंगल हम लोगों ने निकाला वो थीटा निकला। इससे क्यों ले रहा हूं मैं एंगल थीटा, जबकि एक्स एक्सिस से लेना चाहिए था एंगल तो थीटा। तो बच्चों ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप लो चाहे इस लाइन से स्लोप लो, एक ही बात है। तो यहाँ से जो टेन थीटा आ रहा है, स्लोप आ रहा है, वो 3/4 आ रहा है। अब ऊपर वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा बेसिकली। नॉर्मल से तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम आती है, लेकिन ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब इसका स्लोप भी 3/4 होना चाहिए था, नहीं, इसका स्लोप कितना होना चाहिए? -3/4, क्योंकि क्लॉक वाइज स्लोप आ रहा है और एंटी क्लॉक वाइज स्लोप आ रहा है।
है ना। तो एंगल तो थीटा ही आएगा, लेकिन जब स्लोप निकालने जाएंगे तो उस एंगल को किस तरह से यूज करेंगे, माइनस थीटा की तरह यूज करेंगे। तो माइनस टेन थीटा आ जाएगा। माइनस टेन थीटा आने का मतलब है स्लोप -3/4 आ जाएगा, इंसिडेंट रहेगा। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड तो क्या था कि तुम्हें एक पॉइंट लेना था और उसके अबाउट इमेज निकालकर यहाँ आ जाता, और यहाँ और इन दोनों पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन निकाल लेते। लेकिन मैं तुम्हें सेकंड मेथड क्या बताया कि ऊपर वाले का स्लोप टेन थीटा है, और बेसिकली y इक्वल टू -4 एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसमें से ऊपर वाला और नीचे वाला जो होगा, वो ऊपर वाला अगर टेन थीटा स्लोप है तो नीचे वाले का स्लोप हो रहा होगा -10 थीटा, तो इसका स्लोप आ जाएगा -3/4। अब हम इस इंसिडेंट रे की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वापिस यही वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे इंसिडेंट रे के लिए, और पॉइंट पुट कर देंगे y+4 x+2, और स्लोप लिख देंगे -3/4। तो 4y+16 इज इक्वल टू -3x-6, 3x+4y+22 इक्वल टू 0। तो इसका बी वाला आंसर आ गया बच्चों अपने पास, है ना। बी वाला तो लग नहीं रहा, सॉरी ए वाला है ना। देखो इन्होंने यहाँ भी गड़बड़ कर रखा है, 4y को आगे लिखा हुआ था, 3x+4y+22 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सर देख के तो नहीं लग रहा था हम लोग को आसान है ना बच्चे। मजेदार पेपर है ना, आसान तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा पेपर है, दिमाग की एक्सरसाइज करवाएगा। एक पैराबोला है जो बच्चों एक्स एक्सिस को कट करता है। कहाँ एक्स एक्सिस को कट करता है, राइट साइड में, दो पॉइंट पर, राइट ओरिजिन के राइट साइड में दो जगह पर कट करता है। तो एक पैराबोला ले लिया, और जहां कट करता है वो वाले पॉइंट होंगे α, 0 और β, 0। इसका मतलब है इस जगह पर y0 हो रहा होगा, तो यहाँ पर y0 कर देंगे तो x² प्लस bx प्लस सी में जो x की दो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, x1 और x2, वो बेसिकली अल्फा और बीटा आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि y0 कर रहा है और x की वैल्यू निकालने का मतलब है x1, 0 x2, 0, तो ये दो पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ से तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, पता नहीं जरूरत पड़े ना पड़े, ऐसे बस निकाल के छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि अ सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्कल है जो दो पॉइंट से पास करता है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, ओरिजिन से टेंजेंट की लेंथ पता करनी है। अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ पता करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं √S1। बस हमें सर्कल पता होना चाहिए, पॉइंट तो पता है ओरिजिन, इस सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट कर देंगे तो √S1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से सर्कल कैसे निकालें, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, इन दो पॉइंटों से पास हो रहा है। तो इन दो पॉइंटों से तो बच्चों इन्फिनिटी सर्कल पास हो सकते हैं। तो इन लोगों को एक और कंडीशन देनी चाहिए थी ताकि वो सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सके। अब एक और कंडीशन नहीं है तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों पॉइंटों को ही डायमीटर की तरह यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक सर्कल में अगर हमें डायमीटर पता लग जाता है तो सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सकती है। डायमीटर में कैसे निकाल लेंगे, डायमीटर मानकर सेंटर आ जाएगा और रेडियस आ जाएगी। या फिर अगर किसी बच्चे को डायमेट्रिक फॉर्म पता हो सर्कल की तो वो भी लगा सकता है x-x2 प्लस y-y1 y-y2। अब x1 x2 की वैल्यू तो पुट कर देंगे बच्चों, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, और y1 y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y-0 y-0, क्योंकि यहाँ 0 0 आ रहा है। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, सर्कल आ गया। ये तो आया बच्चों एस सर्कल की इक्वेशन, लेकिन √S1 निकालना है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें पॉइंट पुट करना है। पॉइंट कौन सा पुट करना है, ओरिजिन वाला, क्योंकि ओरिजिन से निकालनी है। तो x की जगह 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, प्लस एल्फा बीटा, y की जगह भी 0 पुट कर दो। तो आंसर आ गया √α β। लेकिन एल्फा बीटा तो ऑप्शन में नहीं है, तो एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, √CY। तो ये तो कम ही बच्चों से हो पाया होगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसका आंसर आ गया फर्स्ट। ये एडवांस से कम नहीं है ये वाला सवाल। ये जो पेपर बना ना बेसिकली क्या है, जेई मेन से थोड़े से ऊपर लेवल का है और एडवांस से थोड़े से कम लेवल का है ना, हकीकत बात ये है। इसलिए जिन बच्चों को ज्यादा आता है उनको प्यारा प्यारा पेपर लगा हुआ है।
और जिन बच्चों को नहीं हुआ उनको इस पेपर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ना मोस्टली सभी कंसेप्ट का यूज हो चुका है। जितनी भी थ्योरी पढ़ाई ना उन सबका यूज करा है इन लोगों ने। और तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन मोस्टली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल इन्हीं से आते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक के। तो अब बच्चों एक सर्कल है और एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, और पी ए भी एक सीकेंट है। पी ए भी एक सीकेंट है जो यहाँ पर कट करती है। ठीक है, दो पॉइंट पर तो पी से लेकर ए तक की और पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस पता करनी। सेकेंड होने का मतलब है पी ए और बी एक ही लाइन में आनी चाहिए, पहली बात तो उसको कट करना चाहिए। तो बच्चों एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ए और बी एक ही जगह पर आ जाए, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग आना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे अब पी से लेकर ए तक की डिस्टेंस और पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस इस केस में क्या हो रही होगी, इक्वल हो रही होगी। अब मैं धीरे धीरे दूसरी लाइन बढ़ाता हूँ। अगर मैं इसमें ये वाली लाइन बढ़ाता हूँ, है ना, व्हाइट कलर की, तो ये वाला ए हो रहा होगा और ये वाला बी हो रहा होगा। तो पी से लेकर ए और पी से लेकर बी तक की जो लेंथ हो रही होगी वो पी और पी बी से तो ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को कहाँ से पास कर दूं, डायमीटर से पास कर दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट से पास कर दे, तो यहाँ ए और बी अलग आ रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये कि पी और पी बी की जो लेंथ आ रही होगी वो इससे ज्यादा आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर फिर अपन वापिस से लाइन बनाए, इस तरह की एक लाइन बनाए, तो अब वापिस से धीरे धीरे पी से लेकर ए तक की और पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस रिड्यूस होने लगी होगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस आएगी वो तब आएगी जब वो डायमीटर होगा, और मिनिमम डिस्टेंस तब आएगी जब वो टेंजेंट होगा। लेकिन टेंजेंट तो नहीं बोल सकते अपन उसको, इसलिए अपन बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट इक्वल नहीं लेंगे। तो हमें बेसिकली दो लाइनों की इक्वेशन निकालनी है, दो केस में, जब एक तो डायमीटर हो और एक टेंजेंट हो। तो इसका हमें सेंटर पता है 0,0 और इसकी रेडियस भी पता है 1। तो बच्चों इस पॉइंट की 1 से √3, मतलब पी से लेकर ओ तक की लेंथ, पीओ लेंथ, सेंटर से और पी की डिस्टेंस आ जाएगी 1,√3, और 0,0 से निकालेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर √3 माइनस 0 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को पीए निकालना है, तो पीए कैसे निकलेगा बच्चों, पीओ माइनस रेडियस, मतलब 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। और पीबी निकालना है, इसका मतलब है पीओ प्लस रेडियस, तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा। तो इस केस में पीए प्लस पीबी की जो लेंथ आने वाली है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, और बच्चों जब पीए और पीबी इक्वल इक्वल होंगे इस केस में कैसे निकालते हैं, √S1 निकालते हैं पीए की लेंथ टेंजेंट वाले केस में। S1 कितना है, 1, √3, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, 1 + 3 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, √3 हो गया। पीबी भी कितना आएगा, √S1 ही आएगा, मतलब √3 ही आने वाला है। तो इन दोनों की लेंथ हो गई पीए प्लस पीबी = 2√3। मिनिमम लेंथ ये होने वाली है, मैक्सिमम लेंथ 4 होगी, मिनिमम लेंथ 2√3 होगी। लेकिन 2√3 तब आएगी जब ये टेंजेंट होगी। सॉरी, लेकिन टेंजेंट तो नहीं लेना था, सीकेंड लेना था। इसका मतलब है 2√3 को इंक्लूड नहीं करना, 2√3 से थोड़ा बड़ा नंबर लेना है। तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 2√3 से लेकर 4 तक लेंगे, लेकिन 2√3 को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे। अगर बच्चों तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, है ना, सच में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन PYQ के ही है। ठीक है, इनमें से 80% क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड है, 21-22 में आए हुए हैं, और कुछ पुराने भी आए हुए हैं। तो तुम PYQ लगाओ अच्छे से दमदार तरीके से, तो तुम्हारा पेपर आसानी से इजी लगने लगेगा, है ना। PYQ को नहीं छोड़ना, दो दो बार कर लो PYQ को, फिर ये पेपर बहुत इजी लगने वाला है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था बच्चों, इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लेते, r cos θ1 r cos θ2, है ना, r मतलब a cos θ a sin θ, मतलब r cos θ r sin θ r cos θ1 r cos θ r sin θ1, जो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली। तो यहाँ से भी तुम इन पॉइंटों को लेकर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते और निकाल लेते, लेकिन थोड़ा बड़ा लेंथी मेथड होता है, इस वजह से उसको नहीं बताया मैंने। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ करते हैं। इफ द टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू द सर्कल, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन
टू द सर्कल, मतलब एक अपने पास क्या एक लाइन है, उस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक सर्कल है और एक लाइन है, और इस लाइन पर से क्या करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। मतलब एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही होगी, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी। एक कोड आ रही होगी बच्चों, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो और टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों, है ना, मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ। किसी और जगह से टेंजेंट जा रही होगी, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन ये वाली हो रही होगी टेंजेंट को, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए। तो बच्चों बेसिकली इसमें क्या होता है, क्या हो रही है कहानी, कि मैंने तुम्हें टी इक्वल टू जीरो के तीन मेथड बताए होंगे। टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन, जब पॉइंट कहाँ हो, इस जगह पर हो, x1 कोमा y1, या पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो टेंजेंट आ जाता है। अगर पॉइंट बाहर है, x1 कोमा y1, और तब तुमने t इक्वल टू जीरो लगाया, ठीक है, तब किसकी इक्वेशन आती है, बेसिकली यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उसकी इक्वेशन आती है। अब थर्ड वाली एक और कंडीशन है, पोलर वाली, जिसमें अगर पॉइंट अंदर है और फिर तुमने t इक्वल टू जीरो लगाया, तो ये किसकी इक्वेशन आती है, कि तुम यहाँ से कोड बनाओ, और कोड पे दो टेंजेंट बनाओ, और इन दोनों टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन जा रही होगी, ऐसे और भी तुम कोड बना सकते हो, इस पॉइंट से और भी कोड बन सकती थी, और भी टेंजेंट बन सकती है। तो इन सभी पॉइंटों को मिलाने वाली जो एक लाइन होगी, उस लाइन का मतलब टी इक्वल टू जीरो होता है। ये तीन कंसेप्ट होते हैं जो कोनिक में, सर्कल में, दोनों में लगते हैं, पैराबोला, एलिप्स सब में लगता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट पूछा है हमसे, तो इस पॉइंट को निकालने का एक आसान सा तरीका ये है कि इसको x1 कोमा y1 लेट कर लो। अब देखो ये थर्ड वाली कंडीशन इससे मैच कर रही है, कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से टेंजेंट जा रही है, फिर एक और दूसरी लाइन ड्रॉ करी है इसी पॉइंट से, और वहां से दो टेंजेंट जा रही, तो इन्हीं पॉइंटों को मिलाने वाली एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन तो हमें गिवन ही है, और एक अपन t इक्वल टू जीरो करके लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, वो भी इसी लाइन की इक्वेशन निकलेगी। तो फिर जो हमने इक्वेशन निकाली है और जो इन्होंने गिवन है, वो दोनों लाइनें सेम है, तो आपस में उनको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो x1 y1 से t इक्वल टू जीरो करा, तो x1 प्लस y1 माइनस 9 इक्वल टू जीरो, तो ये बाहर वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन से, क्योंकि पॉइंट अंदर है, और लाइन बाहर वाली क्या गिवन है, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, कंपेयर कर लो, x1 बाई 1, y1 बाई 1, और माइनस 9 अपॉन माइनस थ्री, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो, तो x1 इज इक्वल टू थ्री, y1 इज इक्वल टू थ्री, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 3,3। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये वाला। मतलब अगर पॉइंट, जो हमें फिक्स पॉइंट निकालना था, उस फिक्स पॉइंट को x1 कोमा y1 लेट करके t इक्वल टू जीरो करने से बाहर वाली लाइन आ गई, और ये बाहर वाली लाइन हमें गिवन थी, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया। ठीक है बच्चों, नहीं आया तो तुम फिर क्लास में पूछ लेना इसको, मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 10th नंबर का। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइनिंग joining the two points equidistance 3 unit from the a point 1 comma 2 laying on the circle। एक सर्कल है बच्चों, उस पर एक पॉइंट है 1 comma 2, और क्या कर रहा है ये पॉइंट, अनादर दो पॉइंटों को ज्वाइन करता है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और इन दोनों की लेंथ कितनी है, 3 3 है। ठीक है, अब हमें इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी, बी और सी की। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है बच्चों। पहला, तो मेरे दिमाग में ये मेथड आया है कि बी और सी का एक तो स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, और इस सर्किल का जो सेंटर है बच्चों 0,0 है। ठीक है, 0,0 गिवन है। अब ये इन इन साइड से देखकर पता लग रहा है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस तो है, एटलीस्ट इक्वेटर का तो नहीं पता, लेकिन आइसोसेलेस तो है। आइसोसेलेस में इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर सब एक ही मतलब कोइंसाइड तो नहीं होते, लेकिन कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं।
एक ही लाइन के ऊपर होने की वजह से हम क्या कर देंगे उनको, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो बेसिकली वो सेंटर से ही पास हो रही होगी, सर्कल के सेंटर से, और एल्टीट्यूड भी बना रही होगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट होंगे सब इसी लाइन के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सरकम सेंटर से पास कर रही है, तो सारे के सारे इस पर होंगे। तो बच्चों तुम अगर यहाँ पर मैं इसको एम बोलूं तो ऐसे लेकर एम तक की लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट पता है इसमें। तो एम वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा हमारे पास 2 - 0 1 - 0 = 2। अब एम और बीसी वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आ जाएगा, -1/2। ये स्लोप आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रही है बच्चों, परपेंडिकुलर हो रही है। ये समझ में आ रहा है। स्लोप ऑफ बीसी -1/2 आया, तो -1/2 में से किसका स्लोप आ रहा है, केवल बी वाले ऑप्शन का स्लोप आ रहा है। तो तुम इस पर टिक लगा सकते हो। अब लाइन की इक्वेशन कुछ और करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम किसी और मेथड से भी करें, तो एक और क्या मेथड है बच्चों, कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है, उस पर 1, 2 एक पॉइंट गिवन है, और वहां से हमारे पास दो और चीजें बनाई जा रही है बी और सी को लेकर, जिनकी रेडियस 3 3 है, और हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है बीसी की। अब बच्चों तुम ऐसे सोच सकते हो कि मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इसको सेंटर लेकर, और रेडियस 3 3 लेकर एक सर्किल और बना रहा हूँ जो जिसका रेडियस कितना है 3 3 और 1, 2 सेंटर है। तो बेसिकली वो सर्किल किन पॉइंटों से पास हो रहा होगा, इन 2 पॉइंटों से पास हो रहा होगा। एक सर्किल हो रहा होगा जो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा होगा, और जिसकी रेडियस कितनी है 3 3 है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, एक सर्किल बनाया होगा हमने जिसका 1, 2 है और रेडियस 3 है, तो 3 3 पर जितने भी डिस्टेंस होगी सब पॉइंट इसको कवर कर रहे होंगे। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, बीसी वाली लाइन। अब मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। देखो एक सर्कल बना लिया अपन ने ये वाला, और एक सर्कल हमारे पास ये वाला बना हुआ है, एक सर्कल हमारे पास ये वाला बना हुआ है, और बीसी कौन सी लाइन है, बीसी ये वाली लाइन है जो इनके बीच में से पास हो रही है। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों की दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन पता करनी है। मतलब ये वाली लाइन इस सर्कल की भी कोड है, इस सर्कल की भी कोड है, मतलब कॉमन कोड आ गई। तो कॉमन कोड की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, S1 - S2 = 0 करके। बस हमें दो सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो एक सर्कल की तो इक्वेशन पता है, नीचे वाले की तो x² + y² = 5। अब इस वाले सर्कल की निकालनी, तो इसका सेंटर तो तुम्हें पता ही है, येलो कलर का 1, 2 हमने लेट करा है और रेडियस 3 लिया हुआ है। तो येलो कलर वाले सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें, x - 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल को अगर हम ओपन करेंगे तो x² + y² - 2x - 4y 5 - 4 है ना, ये आ जाए। अब दोनों को आपस में माइनस कर लो, उससे जो इक्वेशन आएगी बच्चों, है ना, वो इक्वेशन आ रही होगी -2x -4y, है ना, माइनस कर रहे हैं ऊपर से, और यहाँ से आ जाएगा हाँ +1। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + y - 1 = 0। तो बी आंसर आ जाए, ये इसका मेथड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तुम थोड़ा सा हाँ स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हो अपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही आसान था, कि L1 एक लाइन है और C1 और C2 दो सर्कल है जिनके सेंटर गिवन है, और ये लाइन इसको टच करती है। मतलब एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल और बना दो। अब ये वाली जो लाइन है, ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो L1 वाली लाइन है वो डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट टेंजेंट का मतलब है जो इधर से पास कर रही हो, जिसमें दोनों सेंटर एक साइड हो, लाइन के एक तरफ हो। ठीक है, या फिर ये लाइन कौन सी हो सकती है, ट्रांसवर्स लाइन, मतलब इनडायरेक्ट लाइन हो सकती है। इनडायरेक्ट लाइन किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें एक सर्किल का सेंटर इस साइड हो और दूसरे सर्किल का सेंटर दूसरी साइड हो। ये बेसिकली बच्चे बोल देते हैं कि बीच में से क्रॉस हो जाती है। ठीक है ना, ये भी ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये डायरेक्ट होगी या ट्रांसवर्स होगी, तो बच्चों इसका पता लगाने के लिए पहले मैं डायरेक्ट वाला करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वाले टेंजेंट में क्या करना है हमें,
डायरेक्ट वाली टेंजेंट में दोनों सेंटर अगर एक ही साइड होंगे तो हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा था लाइन के अंदर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। उसके अंदर क्या था, ये आसान सवाल है बच्चों। पोजीशन ऑफ पॉइंट में क्या था कि अगर दोनों पॉइंट सेम साइड होंगे लाइन के तो सेम साइन देंगे, और अपोजिट साइड हो गए तो अपोजिट साइन देंगे। तो तुम्हें 1,2 और 3,1 दोनों इस लाइन में पुट कर देने हैं। 3x - 4y + 1 और साइन चेक करना है। सबसे पहले मैंने a1 पुट करा 1,2, तो 3 - 8 + 1 आया, जो कि इसको सोल्व करने पर -4 आया, नेगेटिव साइन आया। और a2 पुट कर देते हैं 3,1, तो 9 + 4 + 1, इसको सोल्व करा तो 6 आया, पॉजिटिव साइन आया। मतलब अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट होंगे, तो ये तो एक साइड तो नहीं हो सकते। अब अपोजिट कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो डायरेक्ट नहीं हो रही होगी, इनडायरेक्ट हो रही होगी। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ए वाला ही ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया। सी और डी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें। करना चाहो तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा देना, यहाँ पर इसके रेडियस निकाल लेना, इससे रेडियस निकाल लेना और चेक कर लेना कि आ रही नहीं आ रही। तो आ रही होगी बेसिकली, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा चेक, तुम चेक करना और मेरे को बता देना। ये वाला सवाल करते हैं बच्चों, है ना। ये भी क्वेश्चन होगा जो मोस्टली खूब सारे बच्चों को नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। लैंग्वेज में इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी दिक्कत है। एंगल बिटवीन द कोड ऑफ द सर्कल, एंगल बिटवीन कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बना लो, अच्छा सर्कल बना लो या रफ डायग्राम बना लो, जो कहाँ से पास करता है 7,1 से। मतलब दो कोड है बच्चों जो 7,1 से पास करती है ना। मैंने अंदर इसलिए नहीं लिखा इसको क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पॉइंट तो अंदर ही लिखा होगा ना, लिखा बाहर है। तो यहाँ से एक कोड जा रही है बच्चों, जो उस सरकमफ्रेंस को क्या करती है, उस सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसकी लेंथ 2:1 है, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हाफ है। ये इसकी डबल है, इसकी हाफ है। और एक और लाइन है जो इसी पॉइंट से पास होती है बच्चों, रेड कलर की, वो भी ऊपर वाला और नीचे वाले को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। और ये दोनों कोड कौन से पॉइंट से पास होती है, 7,1 से पास होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। और एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर कितना हो रहा होगा, 0,0, रेडियस 10 हो रही होगी। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द कोड, इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है, बेसिकली थीटा पता करना है। तो इन दोनों के स्लोप पता होनी चाहिए, है ना, तब जाकर एंगल निकलेगा। तो इन दोनों के स्लोप निकालने का जुगाड़ करते हैं। अब स्लोप निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, फिर स्लोप निकलेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को बच्चों में दो कोड ना लेकर एक ही कोड लेकर इस डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ कि एक कोड है हमारे पास। ठीक है, और सॉरी एक सर्कल है और एक कोड है, एक कोड बना लेते हैं ऐसी। इसको नीचे बना देते हैं, है ना, दिखने में आसानी होगी। एक कोड बना देते हैं, वही कोड है, बस थोड़ा घुमा दिया डायग्राम। अब इसका जो सेंटर है बच्चों कितना था, 0,0। ठीक है, अभी 7,1 कहीं पर भी बना दो, कहीं 7,1 हो रहा होगा। ये रेडियस हो रही होगी 10 और ये रेडियस हो रही होगी 10। ठीक है, दोनों की रेडियस कितनी आ रही होगी, 10 10 आ रही होगी। अब ये वाला एंगल तुम पता कर सकते हो क्या। देखो बच्चों कैसे पता करते हैं, 10th क्लास में एक थ्योरी थी कि एक कोड अगर सरकमफ्रेंस को हाफ हाफ, मतलब ऐसे 2:1 में या किसी से डिवाइड करती हो, तो उसका कुछ फॉर्मूला होता था। मान लो ये θ1 है, तो मेरे को इस आर्क की लेंथ निकालनी हो नीचे वाले की, ठीक ना, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, सॉरी माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता था θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, तो इस लेंथ को मैं L1 बोल देता हूँ, θ1 ले लेते हैं। और ऊपर वाली लेंथ का भी फॉर्मूला निकालना हो तो सेम ही फॉर्मूला लगता था कि ये वाला एंगल लेट कर लो θ2 और निकाल लो θ2/360 डिग्री इंटू 2πr। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो L1/L2 इज इक्वल टू θ1/θ2 आ जाएगा। रेडियस तो सेम है, एक ही सर्कल की है। अब इन दोनों में कितना रेशो आ रहा है, 1/2 का। यहाँ तो 2/1 दिया हुआ है, मतलब ऊपर θ2 मैंने नीचे वाला लिया ना, तो रेडियस ये भी डबल हो रही होगी। तो θ1/θ2,
तो यहाँ से थीटा टू इज इक्वल टू 2θ1 आ जाएगा। तो बच्चों ये पूरा एंगल मिलाकर 360 डिग्री का होने वाला है। θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से तुम θ2 की वैल्यू पुट करके θ1 की वैल्यू निकाल सकते हो 120 डिग्री। 3θ1 120 डिग्री, मतलब ये 120 डिग्री का एंगल आ गया। तो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, एंगल पता कर ही लिया, 120 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। ये 120 डिग्री है, तो बच्चों इसको हाफ कर देंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। रेडियस हमें पता है, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली? इसको कुछ लिख देते हैं हम लोग, हाइट लिख लो, है ना, हाइट लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस निकालनी। तो 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हमें बेस में रिलेशन निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन हाइपोटेनियस। ये 1/2 होता है, तो h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब हाइट कितनी आ गई, 5। अब हाइट क्यों निकाल रहे हैं, बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि ओरिजन है यहाँ पर, और ओरिजन से मतलब किसी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, उस कोड की डिस्टेंस कितनी है, 5। ये समझ में आ रहा है? उस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस 5 है। अब इस कोड की इक्वेशन कितनी है, इस कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से 1 से पास होती है। तो y-1 mx-7। तो बच्चों तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है, एक अननोन निकल ही जाएगा आराम से। m-x प्लस 1-7m इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग ओरिजन से, तो ये 0, दूसरा भी 0, 1-7m डिवाइडेड बाई √m² प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो 1+49m² माइनस 14m इक्वल टू 5m² प्लस 5। ये कितना हो जाएगा, 44m²। ये ठीक ठीक लिखा है मैंने। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 44m², और इधर लेके आए इसको, तो -14m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 22m² माइनस 7m माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर है ना, स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा ना, ये मिस्टेक हो गई। 25 को उठा के उधर लेके चलते हैं, यहाँ स्क्वायर करेंगे। 1 मिनट आया बच्चों में गेट खोलकर। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अपन उसी क्वेश्चन को कर रहे थे, सोल्व वापिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को इस तरह की चीजें करनी है कि इसका स्क्वायर कर दिया था ना, इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करा तो कितना आ रहा होगा, यहाँ पर 25 लिख दिया था इक्वल टू में, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो 24m², ठीक है, -14m और -24 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको 2 से और कर सकते हैं, 12m² माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बेसिकली यहाँ से स्लोप आएगा दो लाइनों का, m1 और m2 का। तो वो जो स्लोप निकलेगा वो क्या हो रहा होगा, 7,1 से पास होने वाली लाइन का निकल रहा होगा, और 7,1 से तो दो लाइनें पास हो रही है, ये वाली कोड, एक ये वाली थी, एक ऊपर वाली है। तो इसका मतलब है, तुम यहाँ से देखो तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 7/m, 7/12। तो यहाँ पर तुम टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला फॉर्मूला। अब इसके अंदर m1 m2 -1 आ गया, मतलब इन दोनों कोड के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो तुम यहीं पर ही टिक लगा सकते हो, यहाँ से 90 डिग्री वाला। लेकिन अगर मान लो m1 m2 -1 नहीं आ रहा होता, m1 प्लस, तो फिर क्या करते, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाकर तुम एंगल निकालते। तो अभी तो तुम यहीं से पता लगा सकते हो कि जो दो स्लोप आ रहे हैं वो m1 m2 आ रहे हैं, और कौन सी लाइन के आ रहे हैं, जो 7,1 से पास हो रही, तो दो लाइनें पास हो रही है। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही था, बस थोड़ा सा लेंथी टाइप से भी नहीं है।
कि इन तीनों पॉइंटों का है ना, इस तरह की एक बच्चों 10th क्लास में थ्योरम होती है बेसिकली, लेकिन नहीं याद रहती। हालांकि इसका आंसर 3 आता है इस तरह की थ्योरम का, कि 3 पॉइंट से सेंट्रोइड निकालो और इस तरह से ए बी बी सी सी स्क्वायर तीनों साइड का स्क्वायर करो और सेंट्रोइड से भी तीनों साइड का स्क्वायर करो, तो उसका रेशो 3 आ जाता है। लेकिन अगर नहीं याद रहता बच्चों तो तुम क्या कर सकते हो कि इसका सेंट्रोइड निकाल सकते हो। सेंट्रोइड निकालना हमारे लिए आसान है, तीनों का सम कर दो तो b/3 आ जाएगा और उसका करेंगे तो c/3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट के तीनों पहले तो a का b से, b का c से और c का a से डिस्टेंस निकालो, फिर इनका निकालो। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, कि a की वैल्यू 1 ले ली है ना, तो a वाला पॉइंट हो गया 1,0, b वाला पॉइंट हो गया -1,0 और c वाले पॉइंट की ले सकते हो तुम 1,1 ले सकते हो, 1,3 ले लो, क्योंकि इससे जो सेंट्रोइड निकालना होगा वो आसान निकल जाएगा। सॉरी 0,3 ले लो, 0,0 मत लो, क्योंकि 0,0 लेते ही तो क्या होता है कि तीनों पॉइंट ही एक ही लाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर ट्राइंगल ही नहीं बनता, तो मैंने ऊपर ले लिया 0,3। 3 क्यों लिया, क्योंकि इसका सम करेंगे सेंट्रोइड का तो 0/3 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इनकी डिस्टेंस तुम इन सबसे आसानी से भी निकाल सकते हो। क्यों लेट कर लिया, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी कहीं पर भी एबीसी नहीं आ रही, इस वजह से अपन ने ये लेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आसानी है ये वाला तो। अब हम नेक्स्ट करते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों पॉइंटों से, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। और ऑप्शन देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो आसान ही है ना, निकाल लेंगे हम लोग। ए एक्स प्लस 2by प्लस 3b इक्वल टू 0, एक ये हो गया, और एक bx -2ay माइनस 3a इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है स्लोप 0 होने वाला है। लेकिन इन सभी ऑप्शन में भी कहीं पर भी बच्चों ए बी से नहीं आ रहा, तो तुम ए और बी की वैल्यू 1 ले सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 लेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आ जाएगी हमारे पास x -2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। x माइनस x1, m की वैल्यू तो 0 है से, तो बेसिकली y इक्वल टू y1 आ जाएगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करने से 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, y की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो यहाँ से y इक्वल टू -3/2 आने का मतलब है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से नीचे आ रही होगी, बिलो एक्स एक्सिस डिस्टेंस 3/2। ठीक है, ए आंसर आ जाएगा इसका। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही था, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बच्चों आसान ही है, कुछ थोड़े से टिपिकल वाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेंथ इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस कट बाय द लाइंस। ये दो लाइनें हैं एक्स एक्सिस पर जहां कट करती है। ठीक है, कोई दो लाइनें हो रही होगी ऐसे आपस में कट कर रही होगी एक्स एक्सिस को, एक लाइन इधर जा रही होगी, तो ये पॉइंट की डिस्टेंस पता करो। तो बेसिकली बच्चों ये दो पॉइंट हो रहे होंगे x1,0 और x2,0 हो रहे होंगे दो अलग अलग लाइन पर। तो इसमें क्या करो, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट इस पूरे के अंदर ही 0 कर दो। y 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2x² -4x -6 इक्वल टू 0। x2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक 3 और एक 1। तो बेसिकली x1 और x2 आ रहा होगा, 3 और -1। तो x1 और x2 आ रहे थे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही इंटरसेप्ट हो रही होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, 4। इस पर टिक लगा देंगे, अपना 4 आंसर। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनका तो हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट के बीच का एंगल पता करना है, विच इज द नॉर्मल द सर्कल। जो इसकी टेंजेंट है वो इस सर्कल की नॉर्मल है। नॉर्मल होने का मतलब है बच्चों, वो लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास हो रही होगी। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। टेंजेंट की क्या इक्वेशन होती है, किसी फॉर्म में लिख लो, स्लोप फॉर्म में लिख लो, r√1 + m²। ठीक है, तो y = mx प्लस माइनस r कितना है 3 √1 + m²।
अब ये किससे पास हो रही है ये वाली टेंजेंट? इसके सेंटर से, तो इसका सेंटर कितना है 3,5, तो इसके सेंटर से पास करवा दो। 5 = 3m, वहां से क्या निकल जाएगी, m की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस 3m को उठा के दिलाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो 25 + 9m² माइनस 30m, 9 + 9m², 9m² से 9m² कट गया, ये हो गया 16 = 30m, और m की वैल्यू आ गई 8/15। 8/15 किसका स्लोप आया बच्चों? एक टेंजेंट का। ठीक है, लेकिन दूसरे टेंजेंट का स्लोप तो आया ही नहीं। तो बच्चों जब इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और कट जाता है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि दूसरी टेंजेंट इन्फिनिटी होने वाली है। ठीक है ना, ऐसा कभी मैंने बताया भी हुआ कि मान लो तुम्हारे पास m² -3 और m² +4 आ गया। अब इससे कैंसिल होकर ये अजीब सा हो गया कि -3 = 4 कैसे हो सकता है। तो उस केस में m की वैल्यू कितनी हो रही होगी? इन्फिनिटी हो रही होगी। कोई क्वाड्रेटिक कट जाती है तो m की वैल्यू 0 तो नहीं आ सकती, उसका दूसरा आंसर कौन सा आ रहा होगा? इन्फिनिटी आ रहा होगा। तो बच्चों इसमें दो स्लोप आ रहे होंगे, इन्फिनिटी और 8/15। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी और 8/15। तो दो टेंजेंट आ गई, तो अब ये m1 और m2 दो स्लोप आ गए टेंजेंट के बीच। अब इनका तुम्हें आंसर निकालने के लिए क्या करना है? तो एंगल बिटवीन द टू लाइन लगा दो, या ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे क्या हो रहा होगा, ऐसे एक लाइन आ रही होगी ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो। एक लाइन ये वाली हो रही होगी जिसका स्लोप कितना आ रहा होगा? 8/15। पॉजिटिव स्लोप आ रहा है तो ऐसे आ रही होगी, और दूसरी लाइन आ रही होगी ऐसे वर्टिकली लाइन, क्योंकि उसका स्लोप इन्फिनिटी आने वाला है। अब हमें बेसिकली इनके बीच वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये वाला कोई सा भी एक एंगल निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये वाला एक्स एक्सिस से एंगल आ रहा है, एल्फा ले लेते हैं इसको, मतलब वही 10α = कितना आ रहा हुआ? 8/15 स्लोप आ रहा है ना ये वाला। तो ये थीटा आ रहा है, एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब है कि थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें, हाँ, थीटा पता है, सॉरी एल्फा पता है, थीटा निकालना है। तो 90 माइनस एल्फा लिख सकते हैं, दोनों तरफ टेन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि टेन थीटा निकालना है। तो 10 90 माइनस एल्फा आ जाएगा, इसका मतलब कोट एल्फा आ जाएगा। अब 10α 8/15 है, तो कोट एल्फा कितना हो जाएगा? 15/8। तो टेन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 15/8। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/8। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें 8/15 लगाकर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया। तो इसका आंसर था 15/8। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 17, है ना। बस अब आसान आसान ही बचे हुए हैं मेरे हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन तो प्योर तुम्हारे वर्कबुक का ही है, या सिमिलरली क्वेश्चन होगा कि ये एक रिलेशन गिवन है और एक लाइन है, तो कौन से पिक्स कौन से पास होगी। तो हमें क्या करना है, इसको एबीसी की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एबीसी में कैसे कन्वर्ट होगा कि आगे वाला बच्चों देखो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है जो आसानी से दे दिया, जबकि इतना इजी नहीं देते। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5a -4b का होल स्क्वायर गिवन है, और इक्वल टू c² गिवन है। -c² लिया, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो -4b = +-c हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों दो इक्वेशन निकाली जा सकती है, 5a -4b +c = 0, और दूसरी इक्वेशन निकाली जा सकती है 5a -4b -c = 0। उठा के इधर ले आओ। अब यहाँ से तुम्हें कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है? 2ax + by + c = 0 को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करें? 2ax डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो 2x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ऐसे तो कट ही जाएगा, 5 हो जाएगा। और बी वाई को बी वाई से कैंसिल कर देंगे तो y/-4 हो जाएगा। और c/c/y को करेंगे तो 1 आ रहा हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। क्या ये वाला आंसर मैच कर रहा है? तो ये वाला टिक लगा देंगे। मान लो इससे आंसर मैच नहीं कर रहा होता तो इसी लाइन को इससे कंपेयर करते और इससे आंसर निकालते हम लोग। इसमें कितना हो रहा था? ऐसे ही कट जाएगा तो 2x/5 आ जाएगा, आगे वाला तो सेम आ जाएगा, y/-4, सी से सी कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो x = -5/2 और y = 4। ये नहीं मैच करता तो इसको मैच करवाते, तो ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसमें बी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था, मतलब आसान क्वेश्चन था। अब पीछे वाले थोड़े थोड़े से आसान से तो लग ही रहे हैं। चलो 18 वाला सवाल करते हैं बच्चों। पी और क्यू 2 पॉइंट
ऑन द लाइंस, इन लाइन के ऊपर है। इफ द एरिया ऑफ ओपीक्यू, दो लाइनें देखकर तुम्हें पता लग गया होगा बच्चों की दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होने वाली है। एक का स्लोप आ रहा है 2/3 और एक का आ रहा है -2/3। मतलब एक लाइन तो इधर से पास हो रही होगी और जो दूसरी लाइन हो रही होगी वो इधर से पास हो रही होगी, और दोनों ओरिजिन से पास हो रही होगी। अब एक लाइन पर तुम पी पॉइंट ले लो, यहाँ पर किसी भी एक पर ले लो, और दूसरी पर क्यू पॉइंट ले लो, और इनको मिलाने वाली एक लाइन बना दो। तो ये ओपीक्यू एक ट्राइंगल बन गया अपने पास। ठीक है। अब ओपीक्यू ट्राइंगल है, उसका एरिया कितना गिवन है 5। तो ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे बच्चों अपने को, तब फिर एरिया का रिलेशन निकालेंगे। फिर क्या करना है, पी क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। बहुत आसान है लोकस निकालना। एच कॉमा के गिवन है, तो या तो ये पॉइंट निकाल लो। इसमें कोड वगैरह तो गिवन ही नहीं है, ताकि हम टी इज इक्वल टू एस वन लगाएं, है ना, कोड आती तब लगाते। तो बेसिकली पी पॉइंट पर पॉइंट लेट करते हैं। तो पी पॉइंट का मतलब ये लाइन हो रही होगी 2x-3y, क्योंकि इसका स्लोप ही पॉजिटिव हो रहा है 2/3, तो ऐसी लाइन बनेगी। तो मैं अगर बच्चों x को a लेट कर लेता हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a/3। तो ये वाला पॉइंट हो गया a, 2a/3। इसी तरह से अगर इसमें x को मैं b लेट कर लेता हूं, ठीक है, x को b लेट कर लिया तो y कितना हो जाएगा अपने पास -2b/3। इसमें तुम्हें दो कंसेप्ट लगाने, एक कंसेप्ट तो क्या लगाना है कि मिड पॉइंट है, तो h इज इक्वल टू कितना हो रहा होगा a+b/2, मतलब a+b=2h, और k इज इक्वल टू कितना हो रहा होगा 2a/3 -2b/3/2। तो यहां से तुम सोल्व करोगे ना, तो a-b = 3k आ रहा होगा। एक चीज तो ये आ गई यहाँ से। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी कि इस ट्राइंगल का तुम्हें एरिया पता करना है। एरिया पता करने का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 की जगह ये लिख दो, x2 की जगह ये लिख दो, x3 की जगह लिख दो, y1 की जगह फिर 0 लिख दो, 2a/3 लिख दो, 2b/3 लिख दो माइनस का, और 1 1 1। अब ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 5 के, मतलब एरिया 5 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको 2 को तो इधर मल्टीप्लाई करके 10 लिख दो, और इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दो। तो तुम जीरो से सोल्व करोगे, पहला वाला तो जीरो ही आ रहा होगा, दूसरे वाले को सोल्व करेंगे तो भी जीरो आ रहा होगा, तीसरे वाले 1 में आ रहा होगा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेसिकली इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab/3 आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पता लग ही जाएगा कि 2ab = 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोड भी लगा रहते तो तुम 2ab = 15 लिख दो, या 2ab = -15 लिख दो, है ना, एक ही बात है ना, या +-15 ले लो। ठीक है बच्चों, यहाँ से कैंसिल आउट हो ही गया। अब हमारा बारी आती है इसकी, तो हमें इसको कैसे सोल्व करें। तो बच्चों इसमें 2ab लाना है। 2ab कैसे आएगा कि इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में तो माइनस कर दो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम इसका, तो इसमें 2ab = 4h² आ रहा होगा, और नीचे वाले का भी स्क्वायर करेंगे तो -2ab = 9k² आ रहा होगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देने से a²b² तो कैंसिल हो जाएगा, और 4ab = 4h² -9k² हो जाएगा। और 4ab की वैल्यू पता ही हमें 30 आने वाली है। ठीक है, तो 4h² -9kx², 30 या फिर +-30, है ना। अब जिसमें भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो लगा देंगे। तो ऑप्शन कौन सा वाला मैच कर रहा है, 4x², h और k की जगह x और y लिख देंगे, तो 4x² -9² -30। और यहाँ +30 +-30 दोनों आंसर ठीक थे, लेकिन एक ही दिया हुआ है तो अपन इस पर टिक लगा देंगे बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अवेलेबल है। ये क्वेश्चन तो बच्चों मैंने शायद क्लास में ही करवाया होगा, सिमिलरली टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। देखते हैं, रेंज ऑफ ए एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट a, 0 टू द सर्कल। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। शिफ्ट का तो पता नहीं, शायद अगस्त वगैरह का होगा या जुलाई का होगा। तो 21 वाला क्वेश्चन है। इसमें सेंटर पता है बच्चों अपने को 0,0, ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और यहाँ पर a,0 दोनों साइड हो सकता है, इधर भी हो सकता है a,0। तो यहाँ से अपने को क्या बनाना है बच्चों, टेंजेंट बनानी है।
और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना गिवन है, पाई, मतलब 60 डिग्री से 120 डिग्री तक जा सकता है। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 180 डिग्री तक। तो ये 180 डिग्री तक कब जाएगा बच्चों, जब ये धीरे 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 करके इसके बिल्कुल पास 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 होता जा रहा होगा। मतलब जब दो टेंजेंट बिल्कुल ऐसे ऐसे आने लगी होगी, तब जाकर इनके बीच में, है ना, धीरे 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 एंगल बढ़ता जा रहा होगा। और इस साइड लेके जाएंगे तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच का एंगल कम होता जा रहा होगा। तो बेसिकली ये पता करना है कि 60 डिग्री से यहाँ तक कितना जा रहा होगा। और सेम उल्टी साइड भी देख लेंगे, तो एक साइड निकाल लेते हैं, वही माइनस लगाकर उल्टी साइड आ रहा होगा। ठीक है। तो हाँ, देखते हैं वन साइड में कौन सा आंसर आएगा। तो बेसिकली ये वाला एंगल आ रहा था बच्चों 60 डिग्री। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा सिमेट्री से, 30 डिग्री। यहाँ से हमें पता है, हम क्या चेक करने वाले हैं इसमें, ए की वैल्यू, कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। ये रेडियस है, रेडियस कितनी है, 1। ठीक है। अब इसमें ना कुछ रिलेशन लगाओ बच्चों। या तो तुम ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए। तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला पर हाइपोटीनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन 30 डिग्री रिलेशन लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/a, 1/2 ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब है 30 डिग्री एंगल हो रहा होगा, पूरा 60 हो रहा होगा तो हाफ 30 हो रहा होगा। तब इसकी वैल्यू 2,0 आ रही होगी। अब 2,0 से धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही होगी, इधर मतलब कम होती जा रही होगी, इधर तो बढ़ नहीं सकती। इधर कितनी हो सकती है, यहाँ तक आ सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, रेडियस 1 आ रही है, तो 1,0। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ सकती है 1 से लेकर 2 तक। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 1 से 2 के बीच में। सेम इधर भी इधर से इधर लाई कर रही होगी, -2 से -1 के बीच में। तो -2 से -1 के बीच। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं सारे क्वेश्चन बच्चों, मोस्टली इसमें पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से रिलेटेड है ना। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन लग रहे होंगे तुम्हें, तो तुम्हें पीवाईक्यू वाले करने चाहिए। अपन आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के 4-5 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। एक फोकल कोड है, ठीक है, इज इंक्लाइंड एंगल π/4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन में। फोकल कोड है पैराबोला की, जो π/4 डायरेक्शन में है। स्लोप मतलब π/4 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया तो सिंपल है m tan थीटा, tan π/4। तो स्लोप उसका 1 बोल रखा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल ड्रॉ एट द एंड ऑफ द कोड सेटिस्फाई द इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास एक पैराबोला है ना, उसका फोकस हो रहा होगा 1,0। और यहाँ से एक टेंजेंट जारी है, सॉरी एक फोकल कोड जारी है जिसका स्लोप भी 1 है। तो जो इसके एंड पॉइंट आते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि इसके एंड पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करे जा रहे हैं। एक टेंजेंट बना देंगे और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जारी होगी। इधर भी क्या कर देंगे, एक लाइन बना देंगे और उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल जा रहा होगा। तो ये जो दो नॉर्मल आ रहे हैं, येलो और ग्रीन, सॉरी रेड कलर वाले, इन दोनों के स्लोप से जो इक्वेशन बनेगी वो पता करनी है। तो स्लोप निकालना तो आसान ही है बच्चों, है ना। ऐसे तो 3 नॉर्मल ड्रॉ होते हैं, लेकिन दो ही कह रहे थे, दो लेके चल लेते हैं, अपना क्या है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 1,0 से तो फोकल कोड पास हो रही थी, उसका स्लोप कितना था, 1। तो सबसे पहले कोड की इक्वेशन लिखते हैं। तो y-0, स्लोप 1 आ जाएगा, x-1। ये कैसे लिखा, y-y1 m x-x1। इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो y इक्वल टू x-1, मतलब x-y-1 इक्वल टू 0, कोड की इक्वेशन है। अब इस कोड पे अब एंड पॉइंट निकालने, तो कोड और पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो एंड पॉइंट आएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा x-1 का स्क्वायर, y की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दी 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, हाँ इक्वेशन आ रही है, थोड़ी अजीब सी इक्वेशन आ रही है ना, मजा सा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 2 पॉइंट आ गए। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल कोड, हाँ, नॉर्मल ड्रॉ एट द एंड ऑफ द कोड विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू थोड़ी अच्छी सी निकल नहीं पा रही है बच्चों, है ना, मजा नहीं आ रहा। तो फिर इसको इस तरह से नहीं करते, है ना, कुछ और तरीका लगाते हैं।
निकल तो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा ना, तो कुछ और मेथड कौन सा लगाएं? जरूरत पड़ी तो वापस लिख लेंगे ना। मेरे हिसाब से इसमें T1 T2 वाला लगा कर करते हैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें A T1 स्क्वायर आ रहा होगा तो बच्चों T1 स्क्वायर, और 2 A T1 A1 था ही है ना, पता लग ही रहा है यहाँ से, तो 2 T1, और A T2 स्क्वायर मतलब T2 स्क्वायर कोमा 2 A T2, तो 2 T2 आ जाएगा। ठीक है। और अब इसका अगर हमें स्लोप देखना है तो स्लोप कितना होता है बच्चों, 2/T1 + T2 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों से y2 - y1/x2 - x1, जिसको याद हो वो लिख सकते हो। तो यहाँ से इसका स्लोप 1 गिवन है कोड का। तो T1 + T2 की बेसिक वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और फोकल कोड में एक रिलेशन है भी पता है हमें कि T1 T2 किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस नॉर्मल की स्लोप के कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है। तो अगर तुम इस टेंजेंट का स्लोप निकालोगे ना, टेंजेंट का, तो टेंजेंट का स्लोप होता है 1/t। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा बच्चों -t, मतलब इसका हो जाएगा -T1, और इस वाली का नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -T2। तो बेसिकली इस नॉर्मल के जो स्लोप आ रहे हैं, M1 = -T1 और M2 = -T2। तो हमें इस नॉर्मल की ही तो इक्वेशन निकालनी है स्लोप की। तो स्लोप की इक्वेशन का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, M² माइनस, ठीक है, सम ऑफ नॉर्मल। समझ में आ रहा है, सम ऑफ नॉर्मल। देखो बच्चों इस तरह से करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब हमें नॉर्मल x में नहीं है, m में फॉर्म में, तो हम यहाँ M² लिख देंगे। और इसके दो रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं, -T1 -T2 इंटू m, और दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा T1 T2। तो यहाँ पर आ रहा होगा बच्चों M² प्लस T1 + T2 माइनस कॉमन ले लिया m, और T1 T2। T1 T2 की वैल्यू -1 आ रही है, T1 + T2 की वैल्यू 2 आ रही है। तो M² + 2m -1 इक्वल टू 0। तो इससे ये वाला आंसर आए, बी वाला आंसर आए। थोड़ा जल्दी निकल कर आ गया, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये तुम्हें पता ही है कि बेसिकली T1 T2 का यूज करना चाहिए, है ना, लगा फायदा। बाकी के 5 क्वेश्चन अपन क्लास में करेंगे। तो देखते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।